अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ यासिर हेयर और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इकोनॉमिक्स 9708 पेपर 42 अक्टूबर नवंबर 2025। और ये पेपर आज ही रिलीज़ हुआ है कुछ देर पहले। एंड विल बी लुकिंग एट द माइक्रो इकोनॉमिक्स सेक्शन बी, क्वेश्चन 2 एंड 3। दोनों क्वेश्चंस देखेंगे, हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। एंड यस, लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चंस। आंसर एनी वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको इसमें से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ट्रैफिक कंजेशन इज अ कॉज ऑफ एलोकेटिव इनएफिशिएंसी। एवेल्युएट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। अच्छा, डायग्राम एंड एस डायग्राम्स मतलब आपको ऑफ कोर्स यू विल हैव टू मेक मोर देन वन डायग्राम इन दिस क्वेश्चन। और अगर ये बात ना भी लिखी थी इस क्वेश्चन में, 20 मार्कर्स में डायग्राम्स डेफिनेटली आपने बनाने हैं। Evaluate with the help of diagram two policies that a government may introduce to reduce the problem of allocative inefficiency caused by traffic congestion. तो सवाल पढ़ के समझ में आ गया कि ये एलोकेटिव इनएफिशिएंसी एफिशिएंसीज का सवाल है, प्लस मार्केट फेलियर इसमें आपने बताना है। एंड सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 3। The average wage of chief executive in large companies in a country, chief executive matlab CEOs, CEOs in large companies in a country is over 100 times greater than the average wage of their employees. मतलब एम्प्लॉयज़ और CEOs की अगर बात हो रही है, इनकी वेजेस की कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर 100 times greater than the average wage of their employees. Assess how economic theory can account for this variation in average wages. 20 मार्कर का सवाल है, ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है लेबर मार्केट का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन 2 जो है वो मार्केट फेलियर का सवाल है। दोनों क्वेश्चन आसान हैं, इतने कोई मुश्किल नहीं है। बट इन दोनों में से भी सबसे ज़्यादा आसान जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि एक काफ़ी स्टैंडर्डाइज्ड और जनरल आंसर होता है मार्केट फेलियर का, और सबसे आसान टॉपिक है ये पूरा E2 इकोनॉमिक्स का। सो या लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अच्छा, 20 मार्कर्स का ब्रेकडाउन आपको पता होगा डेफिनेटली। 20 मार्क्स में से 14 मार्क्स जो हैं वो आपके नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग प्लस एनालिसिस के हैं, एंड 6 मार्क्स आपके एवेल्युएशन के। अब आप अपने आंसर को कैसे आप ब्रेक डाउन करोगे, लेट्स सी। पेज 1 + 2, पहले दो पेज जो है ना वो आपके आंसर के बेस सेट करने में निकल जाएंगे, बिकॉज रिमेंबर यू आर डूइंग अ 20 मार्कर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड सवाल की रिक्वायरमेंट है इवेलुएट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम टू पॉलिसीज दैट द गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस। अब आपने डायरेक्ट पॉलिसी से अपना सवाल डेफिनेटली स्टार्ट नहीं करना, यू विल बी सेटिंग द बेस ऑफ द क्वेश्चन। तो उसमें तकरीबन आपके दो पेज तो निकल ही जाएंगे, एंड देन थर्ड पेज पे आप पहली पॉलिसी बताओगे, फोर्थ पेज पे यू विल एक्सप्लेन दी सेकंड पॉलिसी, एंड देन आखिरी पेज फिफ्थ पेज पे यू विल बी एवेल्युएटिंग योर आंसर, यू विल बी काउंटरिंग बैक योर आंसर। तो तकरीबन एक पेज, एक या डेढ़ पेज की तो एवेल्यूशन होगी। तो इन टोटल 5 से 6 पेज का आपका ये अच्छा सा 20 मार्कर का आंसर बनता है। अच्छा guys, with that being understood, let's start answering our actual question. Traffic congestion is a cause of allocative inefficiency. अच्छा, आपको सवाल देख के तो पता चल गया कि ये मार्केट फेलियर का सवाल है। तो डेफिनेटली यू विल स्टार्ट बाय डिफाइन मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर क्या होता है? When the resources are not being allocated efficiently due to the failure of the price mechanism system। और ये क्यों होता है? There are several reasons, और एक बड़ा रीज़न जो है वो है information failure among the producers and the consumers। तो मार्केट फेलियर आपको 1 से 2 लाइन में एक्सप्लेन करना है, and then you will be defining allocative inefficiency or allocative efficiency। allocative inefficiency, एलोकेटिव इनएफिशिएंसी क्या होती है कि व्हेन डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई। कैसे? व्हेन द ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट इज नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड व्हिच इज डिजायर्ड बाय द सोसाइटी ड्यू टू अंडर प्रोडक्शन और ओवर प्रोडक्शन, अंडर कंजप्शन और ओवर कंजप्शन। तो ये जिसकी वजह से एलोकेटिव इनएफिशिएंसी अकर होती है। एंड देन ऑफ कोर्स जहाँ पर भी डायग्राम्स पॉसिबल हैं, यू विल बी मेकिंग डायग्राम्स। इसके दो डायग्राम्स हैं, या तो आप ये वाला बना सकते हैं, यहाँ आपने प्राइस लिखा, क्वांटिटी, this is MSC and this is MSB, and here MSB is equals to MSC। तो इस पॉइंट पे आपका एलोकेटिव एफिशिएंसी अचीव हो रही है। द डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। पहला डायग्राम तो ये आपका हो गया, या फिर दूसरा डायग्राम आप बना सकते हो जो कि ये वाला होता है, प्राइस, क्वांटिटी, एक फर्म की मार्जिनल कॉस्ट ऐसी होती है,
this is the demand which is equals to AR as well, and this is its MR जो कि मिडवे से क्रॉस करती है। अब यहाँ पर डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई कहाँ पर हो रही है, ये तो डिमांड आपको पता है, एंड MC सप्लाई के बराबर भी होती है। तो जहाँ डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रही है, दिस इज द पॉइंट ऑफ एफिशिएंसी एलोकेटिव एफिशिएंसी सॉरी। यहाँ आपका प्राइस है, ये क्वांटिटी है, दिस इज द आउटपुट वेयर यू आर बीइंग एलोकेटिवली एफिशिएंट। और अगर आप इन दोनों पॉइंट्स पे ऑपरेट नहीं कर रहे, यू आर बीइंग एलोकेटिव इनएफिशिएंट। तो ज़्यादातर यहाँ पर मैं और लिख देता हूँ, और इन दोनों में से कोई एक डायग्राम बनाना है, एंड प्रिफर्ड ये कि आप पहली डायग्राम ये वाली डायग्राम बनाओ, बिकॉज फर्दर यू विल बी एक्सप्लेनिंग मार्केट फेलियर, और जिसमें MSB MSC यही सारी चीज़ें लिंक हो रही होंगी। सो यू विल हैव टू एक्सप्लेन दिस डायग्राम। तो बेहतर ये है कि आप ये वाली डायग्राम बना लो। विद दैट सेड, आगे आपने पहले मार्केट फेलियर डिफाइन किया, फिर एलोकेटिव एफिशिएंसी समझाई, उसके बाद यू विल बी एक्सप्लेनिंग द कंटेंट्स ऑफ मार्केट फेलियर। बेसिक जो वोकेबलरी आप इस्तेमाल कर रहे होगे अपने आंसर में, वो आपने डिफाइन करना है। एज्यूमिंग यू नो द एग्जामिनर नोज नथिंग, आप उसको बच्चों की तरह एक्सप्लेन कर रहे होगे। तो कैसे आप अपनी अब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करोगे? डिफाइन, मजीद क्या डिफाइन करोगे? मार्केट फेलियर तो आपने डिफाइन कर दिया, अब उसके एलिमेंट्स डिफाइन करना स्टार्ट करो। MSB डिफाइन करो, MSB क्या होता है? मार्जिनल सोशल बेनिफिट। MPB क्या होता है? मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट। MSC क्या होता है? मार्जिनल सोशल कॉस्ट, इसको एक लाइन में डिफाइन करो। MPC क्या होता है? मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट। फिर उसके बाद एक्सटर्नल कॉस्ट आती है, एक्सटर्नल बेनिफिट आता है, एक्सप्लेन दिस। सारी एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन हैं ये। और फिर उसके बाद सोशल बेनिफिट कैसे कैलकुलेट होता है? सोशल बेनिफिट बराबर होता है प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट, इन दो को आप ऐड करते हो तो सोशल बेनिफिट कैलकुलेट होता है। ऐसे सोशल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, ये आप समझाओगे। कुछ लाइनों में आपने ये सारी बातें समझा दी, एंड देन आप मज़ीद के एलिमेंट्स बाकी हैं इस मार्केट फेलियर के। एक्सटर्नैलिटीज़, एक्सटर्नैलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नैलिटीज़ में क्या आती हैं? पॉजिटिव आती हैं और नेगेटिव आती हैं। पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी भी होती है, पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी भी है, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी एंड नेगेटिव कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी। ये 6 एक्सटर्नैलिटीज़ हैं, सारी नहीं डिफाइन करनी, आप सवाल के हिसाब से डिफाइन करोगे इसमें। अब हम यहाँ समझ जाओ कि अब आप अपने एक्चुअल क्वेश्चन देखो। यहाँ तक तो आपकी बुक इन्फॉर्मेशन थी ना सारी, यू आर गेनिंग द नॉलेज मार्क्स। अब जो है, अब अपना आंसर जो है आप अपने क्वेश्चन से रिलेट करना स्टार्ट कर दोगे, एंड देन यू विल स्टार्ट आंसरिंग योर क्वेश्चन। अब हम सवाल को पढ़ते हैं, एंड नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्सटर्नैलिटी कौन सी किस्म की एक्सटर्नैलिटी हो रही है। Traffic congestion is a cause of allocative inefficiency. Evaluate with the help of diagram two policies. अच्छा, ये policies की बात है, ये तो हमने बाद में करनी है, पहले तो हमने मसला एनालाइज करना है। You have to explain the problem and उसके बाद you will be providing the solutions. ट्रैफिक कंजेशन इज़ अ कॉज ऑफ एलोकेटिव इनएफिशिएंसी। पहली बार ट्रैफिक कंजेशन होता क्या है? देखो, ट्रैफिक कंजेशन कब होता है? जब रोड्स पे प्राइवेट व्हीकल्स ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हों, जैसे बसेस हो गई, ट्रक्स हो गए, कार्स, मोटरसाइकिल्स, मोटर बाइक्स। अब ये रोड ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और रश रश बढ़ रहा है। तो वो जो रश बढ़ रहा है, दैट इज़ द ट्रैफिक कंजेशन। और अब ये होता क्यों है? लोग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स जैसे आपके ट्रेन्स हो गई, ट्राम सिस्टम हो गया, इसको नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने प्राइवेट व्हीकल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड दे आर यूजिंग द रोड फॉर इट। अब इससे मसला क्या हो रहा है? हम नीचे जाते हैं एक मिनट, पहले तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ट्रैफिक कंजेशन। ट्रैफिक, बस ट्रैफिक लिख लेता हूँ। ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है। अब यहाँ से पहली बात तो आप ये समझो कि क्या एक्सटर्नैलिटी तो एक नेगेटिव सॉरी एक इफेक्ट होता है थर्ड पार्टी पे, राइट? एक्सटर्नैलिटी इज द थर्ड पार्टी इफेक्ट। अब ये एक्सटर्नैलिटी कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी है या प्रोडक्शन है? देखो, ट्रैफिक ट्रैफिक हो रहा है, मैं अपनी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ, रोड इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसमें कोई प्रोडक्शन कुछ नहीं हो रही, यहाँ पर कंजप्शन हो रही है। आई एम कंज्यूमिंग द रोड, मैं रोड इस्तेमाल कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग माई व्हीकल ऑन इट। तो यहाँ पर पहली बात प्रोडक्शन नहीं होगी, कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी होगी। अब ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? डेफिनेटली ये नेगेटिव होगी। जब रश बढ़ रहा है तो इससे कोई लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा, इससे नुकसान हो रहा है। नुकसान जो हो रहा है, दैट इज़ द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। अब वो नुकसान क्या हो रहा है? रश बढ़ रहा है,
टाइम वेस्ट हो रहा है लोगों का, पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है, उस जगह पे जहाँ रश ज़्यादा होगा वहाँ पोल्यूशन ज़्यादा होगा। तो दिस इज़ दी नेगेटिव कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी। और ये बात आपको साथ-साथ पूरी पैराग्राफ में एक्सप्लेन भी करनी है। जैसे अभी हमने बात की है, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस होल सिनेरियो इन इंग्लिश एज़ वेल। ट्रैफिक कंजेशन हो रही है, रोड्स जो हैं वो ओवर कंज्यूम्ड हो रहे हैं, राइट? ओवर कंज्यूम्ड हो रहे हैं रोड्स। अब ओवर कंजप्शन की वजह से आप ये देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट फेलियर हो रहा है, एलोकेटिव इनएफिशिएंसी हो रही है। रोड की सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा रोड यूज़ कर रहे हैं, तो ओवर कंजप्शन हो रही है। और फिर उसके बाद आपकी ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है। ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये आपने चेन बनाना है। दिस विल गेट यू द एनालिसिस मार्क्स। ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और मसला क्या हो रहा है, आप ये मसला भी एक्सप्लेन करो। इन्फॉर्मेशन फेलियर की वजह से रोड, लोग जो है रोड्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ कर रहे। और फिर उसके बाद आपने बताना है कि इससे क्या हो रही है, नेगेटिव कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी। अब नेगेटिव कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी तो आपने बता दी कैसे हो रही है, नेगेटिविटी भी आपने एक्सप्लेन कर दी, पोल्यूशन हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। कंजप्शन का पॉइंट ऑफ व्यू भी एक्सप्लेन कर दिया कि हम कंजप्शन कर रहे हैं, यहाँ रोड की कोई प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही। और एक्सटर्नैलिटी इज द इफेक्ट ऑन थर्ड पार्टीज। अब ये बात आपको, जो आपने ऊपर अब नॉलेज आपने डिफाइन किए, यू विल बी ऑल्सो यूजिंग योर नॉलेज। नॉलेज अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो व्हाट्स द यूज़ ऑफ डिफाइनिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स। अब आपने ऊपर क्या डिफाइन किया था, प्राइवेट बेनिफिट, प्राइवेट कॉस्ट, ये सारी चीज़ें डिफाइन की थी। अब देखो, इसको हमें दूसरी ज़बान में लिखना है, इनको हमें मार्जिनल सोशल बेनिफिट, प्राइवेट बेनिफिट इस ज़बान में समझाना है। अब वो कैसे समझाएं, नेगेटिव कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी क्या होती है। देखो, अब मैं पहले यहाँ पर लिखता हूँ मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट। मैं रोड इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं अब गाड़ी में जा रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, आई एम यूजिंग दी रोड, मैं अपनी गाड़ी उस पर चला रहा हूँ, मुझे फ़ायदा हो रहा है। इट इज़ माई प्राइवेट बेनिफिट। जो फ़ायदा सिर्फ मुझे एन इंडिविजुअल को जो फ़ायदा हो रहा है, दैट इज़ प्राइवेट बेनिफिट। क्या ये कॉस्ट है? नहीं, दिस इज़ दी प्राइवेट बेनिफिट, नॉट दी प्राइवेट कॉस्ट। अब मार्जिनल सोशल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट को क्या हो रहा है, देखो रोड इस्तेमाल करने से मेरा प्राइवेट बेनिफिट बढ़ रहा है। अब जब ज़्यादा लोग रोड यूज़ कर रहे हैं, मेरी तरह और भी लोग रोड यूज़ कर रहे हैं, ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है, पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ऑल ऑफ दो स्टफ, उससे क्या हो रहा है, एक्सटर्नल कॉस्ट पैदा हो रही है, राइट? वेरी सॉरी। अच्छा, मैं ये बता रहा कि मैं मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट बढ़ रहा है, लेकिन ज़्यादा लोग रोड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका एक्सटर्नल कॉस्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो। जब आप एक्सटर्नल कॉस्ट और अपने बेनिफिट को ऐड अप करोगे तो इन टोटल सोसाइटी का जो बेनिफिट है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट, कॉस्ट मैंने क्यों लिखा है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट जो है वो कम होगा। रोड इस्तेमाल करने से मुझे 10 का फ़ायदा हुआ, सोसाइटी को मैंने नॉइज़ पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन करके मैंने 2 का नुकसान किया, और इन टोटल मेरा सोशल बेनिफिट जो है, फॉर एग्जांपल ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, 8 बचा। तो माय मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट इज़ ग्रेटर देन द सोशल बेनिफिट, और इसको हम कहते हैं नेगेटिव कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी। थर्ड पार्टी पे नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है, कंजप्शन एक्सटर्नल नेगेटिव कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी क्रिएट हो रही है, एंड हेंस लीडिंग टू मार्केट फेलियर। अब ये आपने अपनी एक प्रॉपर पैराग्राफ में, जैसे मैंने लिंक बनाया और ऑल ऑफ दिस स्टफ, आपने 5-6 लाइन का पैराग्राफ होगा, मे बी यू हैव टू पुट दिस पैराग्राफ, दिस विल गेट यू द एनालिसिस मार्क्स। एंड ये जो मसला है, ऑफ कोर्स अब ये डायग्राम बना के भी ये मसला बताओ, एग्जामिनर्स लव डायग्राम्स, डायग्राम से आपकी बात और वाज़ेह क्लियर हो जाती है। you'll be explaining थ्रू डायग्राम्स, और फिर उसके बाद हम पॉलिसीज़ पे जाएंगे। अच्छा, इस मसले का डायग्राम बना लेते हैं, बड़ा ही कोई सिंपल डायग्राम है। यहाँ पर हम डायग्राम लिखते हैं। याद रखो, आप अपने डायग्राम्स में नंबर ज़रूर ऐड करना है। जैसे अब अगर ये हमारा आई थिंक सेकंड डायग्राम है, तो डायग्राम नंबर 2, और अपने डायग्राम को अपने पैराग्राफ्स में भी एक्सप्लेन करना है। अच्छा, ये कैसे बनेगा डायग्राम, एक मिनट यहाँ मैं बना लेता हूँ। यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, लेकिन आपके पास सही से बनेगा। ये आपकी प्राइस है, पूरा लिखना है, PRICE, प्राइस, एंड दिस इज़ योर क्वांटिटी, एंड दिस इज़ योर marginal social cost, and this is your marginal social benefit। ये जो पॉइंट है, इनका इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है, दिस रिप्रेजेंट्स द ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट, ऑप्टिमम सोशल लेवल ऑफ आउटपुट। और अभी क्या हो रहा है इस सिनेरियो में,
क्या ये सोशली ऑप्टिमम लेवल पे प्रोडक्शन हो रही है? नहीं, अभी मसला है, मार्केट फेलियर हुई हुई है। तो अभी क्या हो रहा है, जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट जो है, कंज्यूमर को प्राइवेट बेनिफिट ज़्यादा है और ओवरऑल सोसाइटी को बेनिफिट कम है। तो प्राइवेट बेनिफिट इज़ ग्रेटर देन सोशल बेनिफिट। जब प्राइवेट बेनिफिट ज़्यादा होता है सोशल बेनिफिट से, तो प्राइवेट बेनिफिट की लाइन ज़ाहिर-सी बात है ऊपर होगी। मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, सोशल बेनिफिट कम है और मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट ज़्यादा है, तो ये लाइन जो है ये ऊपर होगी और ये पैरेलल शिफ्ट होगा। कीप दैट इन माइंड एज वेल। अब करंटली आपकी मार्केट यहाँ पर प्रोड्यूस कर रही है। अच्छा, एक और बात है यहाँ पर, देखो रोड को कंज्यूम करने से कोई प्रोडक्शन तो हो नहीं रही, राइट? तो कोई एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं है, कोई प्रोडक्शन एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं है ना। रोड की प्रोडक्शन की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही। जब प्रोडक्शन नहीं हो रही तो प्रोडक्शन की वजह से कोई एक्सटर्नल कॉस्ट भी नहीं होगी। जब एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं होगी तो प्राइवेट कॉस्ट को क्या होगा? अब ये फॉर्मूला आपको याद होगा, एम एस सी इक्वल्स टू एम पी सी प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। तो अभी हम अगर प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रही, जिसकी वजह से एक्सटर्नल कॉस्ट भी नहीं होगी। तो प्राइवेट एक्सटर्नल कॉस्ट जो है वो आपकी ज़ीरो है। प्राइवेट कॉस्ट जो है आप इसको ऐड करोगे अपनी एक्सटर्नल कॉस्ट के साथ, तो आपको एम एस सी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये हमने एम एस सी ड्रॉ किया हुआ है 10 है और कोई प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, तो ज़ीरो एक्सटर्नल कॉस्ट है, तो एम पी सी भी 10 होगी। सो दिस प्रूव्स दैट एम एस सी इज इक्वल्स टू एम पी सी, whereas the external cost in production is equals to zero. Keeping that in mind, यहाँ पर आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब मार्केट करंटली कहाँ ऑपरेट कर रही है? देखो, प्राइवेट मार्केट कहाँ ऑपरेट करती है? वेयर प्राइवेट कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइवेट बेनिफिट, जो कि है यहाँ पर, राइट? प्राइवेट कॉस्ट इक्वल्स टू प्राइवेट बेनिफिट। यहाँ से जो है मैं लाइंस, डॉटेड लाइन नीचे बना लेता हूँ। ये आपकी क्वांटिटी है मार्केट की और ये आपकी, सॉरी, ये आपकी प्राइस है मार्केट की। प्राइस ऑफ मार्केट, मार्केट आपको जो, मार्केट मतलब प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर आपको यहाँ पर प्रोविजन कर रहा है। अब सोशली ऑप्टिमम ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट कहाँ पर है? वो यहाँ पर है, वेयर एम एस बी इक्वल्स टू एम एस सी। यहाँ पर आपकी सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट है विच इज़ डिसाइड बाय द सोसाइटी। प्राइस ऑफ सोशल, ये पी एस और ये क्यू एस। बात क्लियर है यहाँ पर? अब देखो, होना कहाँ चाहिए था मार्केट को? यहाँ पर होना चाहिए था, बट एक्चुअली कहाँ पर है? मार्केट यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। दिस मीन्स दिस थिंग clearly shows that there is overproduction of roads, overconsumption of roads, hence over allocation of resources. ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है जिसकी वजह से मार्केट फेलियर हो रहा है। अब ये जो मैंने ये जो एक चेन बनाई है, यही बात आपको डायग्राम के नीचे आपको एक पैराग्राफ में समझानी है कि पहले जो है एक सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट पी एस और क्यू एस पे होना चाहिए, बट द मार्केट इज प्रोवाइडिंग द आउटपुट एट पी एम क्यू एम। तो यहाँ पर आप ऐसे दिखाओगे, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है। और अब यहाँ पर मार्केट फेलियर कहाँ हो रहा है? मार्केट फेलियर के लिए आप क्या देखते हो? ये क्वांटिटी ऑफ मार्केट यहाँ, क्योंकि अभी मार्केट यहाँ पर प्रोड्यूस कर रही है, तो अब यहीं से अगर आप ऊपर जाओगे तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये ट्रायंगल आपको जो मिल रहा है, दिस इज द मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर, इन अदर वर्ड्स, यहाँ पर डेड वेट लॉस्ट हो रहा है टू दी सोसाइटी। और ये जो डिफरेंस है इसके बीच में, ये क्या है? ये एक्सटर्नल कॉस्ट है। दिस डिफरेंस इज एक्सटर्नल कॉस्ट टू द सोसाइटी। रोड यूज़ करने से ट्रैफिक कंजेशन हो रही है और ट्रैफिक कंजप्शन से जो एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, दिस इज द एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंजप्शन, नॉट द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में तो एक्सटर्नल कॉस्ट जीरो है, लेकिन कंजप्शन पे यहाँ पर एक्सटर्नल कॉस्ट राइज कर रही है, एंड द distance between private benefit and social benefit is the external cost, or in other words you can say नेगेटिव एक्सटर्नल बेनिफिट। नेगेटिव एक्सटर्नल बेनिफिट मतलब आपको एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट हो रही है। और ये जो यहाँ पर ट्रायंगुलर रीजन है, दिस इज द डेड वेट लॉस। ये आपकी डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ मार्केट फेलियर ख़त्म होती है। अब नाउ यू विल बी मूविंग टूवर्ड्स दी पॉलिसीज। अच्छा, मैंने शुरू में आई थिंक जब मैं पेजेस का ब्रेक डाउन बता रहा था तो 5 पेज नहीं, आई थिंक 6 पेज होगा,
क्योंकि 2 पेज यू आर सेटिंग द बेस ऑफ द आंसर और तीसरे पेज में आप डायरेक्ट पॉलिसी बताना नहीं शुरू कर दोगे। आप पहले मसला समझाओगे, एग्जामिनर को समझाओगे कि मसला क्या है एंड देन यू विल गो टुवर्ड्स द पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ में हम जाते हैं। पहली बात पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या-क्या पॉलिसीज़ आप एग्जामिनर को बता सकते हो। कोई 2 बतानी है। देखो, एक तो आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन लगा सकते हो। यू कैन इम्पोज़ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट का मतलब गुड्स पे, जो कि इस केस में रोड है। उसके बाद सब्सिडी। अब सब्सिडी किसको दोगे आप? रोड के कंजम्पशन के लिए सब्सिडी दोगे? नो, सब्सिडी टू दी ऑल्टरनेटिव्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप रेलवे स्टेशन जो है, ट्रेन में जो लोग सफ़र करते हैं, आप ट्रेन को सब्सिडी दोगे ताकि उनका टिकट जो है वो सस्ता हो एंड लोग द कंज्यूमर्स दे विल शिफ्ट टुवर्ड्स यूजिंग ट्रेन एंड दे विल रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ रोड्स देयर प्राइवेट व्हीकल्स। तो आप सब्सिडी दो ऑल्टरनेटिव्स को। उसके बाद और क्या हो सकता है? एडवर्टाइजिंग हो सकती है। ये तो एक बड़ा कॉमन पॉलिसी है गवर्नमेंट की, एडवर्टाइजिंग। और दिस विल पोक द नच थ्योरी। ये तो बहुत ही आसान है। तो और भी पॉलिसीज़ हैं बट आपको कोई 2 लिखनी है। अब मैं अगर स्टूडेंट अगर मैं अगर ये आंसर लिख रहा होता तो आई थिंक इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी, ये 2 पॉइंट्स लिखता। ये बहुत आसान है बट देयर इज़ नो कंटेंट टू राइट इन दिस। देयर इज़ बहुत कम कंटेंट है। एडवर्टाइजिंग में बहुत कम कंटेंट है आपके पास लिखने को। सो इट्स मच प्रेफर्ड कि आप ऐसी चीज़ लिखो जिसमें कंटेंट ज़्यादा हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। तो अब इनडायरेक्ट टैक्सेस, फॉर एग्जांपल टैक्सेस की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए तो हम डायग्राम से भी एक्सप्लेन करेंगे और थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले तो मैं ये डायग्राम कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ तक हमारा पुराना डायग्राम ही कॉपी होगा। अब टैक्सेस से क्या होगा? देखो, यू आर इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन दी रोड्स। तो टैक्सेस की शक्ल क्या हो सकती है? रोड पे टोल्स आप कलेक्ट करते हो, गवर्नमेंट टोल्स कलेक्ट करती है। या तो अगर एग्जिस्टिंग टोल्स हैं उनकी प्राइसेस बढ़ा दें, उन पे मज़ीद टैक्स लगा दें, या फिर अगर टोल्स नहीं है तो फिर इंट्रोड्यूस दी टोल सिस्टम्स। तो ये भी टैक्सेशन ही है। तो इससे होगा क्या? अब जो पहले प्राइवेट कॉस्ट जो थी, फॉर एग्जांपल वो 10 रुपये थी या $10 थी। नाउ अब प्राइस क्योंकि बढ़ गई है, अब लोगों को ज़्यादा पे करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू यूज़ दीज रोड्स। द प्राइवेट कॉस्ट इज गोइंग टू इंक्रीज एंड द इंक्रीज इन प्राइवेट कॉस्ट ऐसे दिखाएंगे हम। ये आपका इंक्रीज इन प्राइवेट कॉस्ट है जिसकी वजह से द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट आउटवर्ड्स। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एम पी सी प्लस टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली। तो अब ये क्या होगा आपको, एक मिनट, इसको लाइन को मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ। हाँ, तो अब देखो क्या होगा। नया इक्विलिब्रियम कहाँ पर फॉर्म होगा? नया इक्विलिब्रियम कहाँ पर फॉर्म होगा? जब मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, अब देखो हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, प्राइवेट बेनिफिट वुड बी इक्वल टू द प्राइवेट कॉस्ट। तो यहाँ पर आपकी इंटरसेक्शन हो रही है। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, योर न्यू इक्विलिब्रियम। और यहाँ से अब आप अपनी नई लाइन बनाओगे, डॉटेड लाइन। ये डॉटेड लाइन आपकी नई डॉटेड लाइन है। तो दिस वुड बी द न्यू क्वांटिटी ऑफ प्रोवाइडेड बाय द मार्केट। कहाँ पर अब क्वांटिटी पहुँच गई है? क्यू एस पे। तो नाउ यू कैन सी कि क्वांटिटी देखो वापस इट हैज़ रीच टू द सोशल optimum level of output. The quantity has reached back to its social optimum level of output. QM से अब वापस QS पे क्वांटिटी आ गई है। आपका मकसद यही था, आपके रोड की कंजप्शन को कम करना है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी कम होगी, जिसकी वजह से रिसोर्सेज जो है वो वापस एलोकेट उसकी तरफ, रोड्स कम बनेंगे, कम यूज होंगे एंड दिस विल करेक्ट द एलोकेटिव इनएफिशिएंसी एंड ऑल्सो हैंस करेक्टिंग द मार्केट फेलियर। अब प्राइस को आपके क्या हो रहा है? ये आपका प्राइसेस हैं, ये आपकी प्राइस है जो कि बढ़ गई है। प्राइस M1, प्राइस M1 और QS ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम हो चुका है, E1। अब आप ये देखो कि ये जो एक्सटर्नल कॉस्ट थी आपकी पहली, दिस वाज द एक्सटर्नल कॉस्ट। दिस कॉस्ट, दिस लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल गैप है,
सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल गैप जो है, दिस हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू टैक्स। देखो दो सप्लाई कर्व्स के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, ये क्या है? ये टैक्स है ना, अभी अभी गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज किया है इन गुड्स पे। तो नाउ दिस डेड वेट लॉस हैज़ बीन एलिमिनेटेड एंड इट हैज़ बीन कन्वर्टेड टू टैक्स। ये आपका इतना हिस्सा, इसको मैं अगर हाईलाइट करूँ, ये आपका जो है टैक्सेशन में कन्वर्ट हो गया है। पहले आपको यहाँ पर ग्रीन में हाईलाइट करता हूँ, डेड वेट लॉस हो रहा था, और एग्जैक्टली उतने ही अमाउंट से आपने सब्सिडी आपने इम्पोज की, सॉरी सब्सिडी कह रहा हूँ, यू हैव इम्पोज द टैक्स एंड नाउ द डेड वेट लॉस हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू टैक्सेशन। अब इसका फ़ायदा क्या है? गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होगा, और जो उसका नुकसान है इस पॉलिसी का, दैट वुड बी ऑफ कोर्स यू विल बी राइटिंग इन एवेल्युएशन। तो ये जो पहली पॉलिसी है इसका आपने डायरेक्ट एज इट इज़ जो हमने सारी डायग्राम में बातें की हैं, और आपको यू हैव टू एक्सप्लेन इट थ्योरेटिकली एज वेल कि हाउ डेड वेट लॉस इज बीइंग एलिमिनेटेड कन्वर्टेड इनटू टैक्स, हाउ द क्वांटिटी इज रीचिंग बैक टू द socially optimum level of output to QS, and how the prices are increasing from PM to PM1. And this is the diagram for इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ तो आपका पहली पॉलिसी का जिक्र ख़त्म होता है। आपने बता दिया कि कैसे इस पॉलिसी से आप एलोकेटिव इनएफिशिएंसी को करेक्ट कर सकते हो। एंड नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पॉलिसी, जो कि क्या है? सब्सिडी टू द ऑल्टरनेटिव्स। यहाँ पर हम बना लेते हैं सब्सिडी। अब देखो सब्सिडी में क्या होगा, क्या हम रोड्स, ये जो हमारा गुड है, जो हम रोड्स की बात कर रहे हैं, ट्रैफिक कंजेशन को अवॉइड करने, क्या हम रोड्स को सब्सिडी देंगे? नहीं। अगर सब्सिडी दी तो इनकी तो कंजप्शन और बढ़ जाएगी, उल्टा हो जाएगा, हमें तो कंजप्शन गिरानी है। तो याद रहे, दिस इज सब्सिडी टू दी ऑल्टरनेटिव्स। अब यहाँ पर मैं इसको दो डायग्राम्स में समझाऊंगा ताकि एग्जामिनर को मैं आसानी से समझा पाऊँ। यहाँ अगर मैं लिख देता हूँ रोड्स, छोटे डायग्राम बनेंगे, बेसिक डायग्राम्स, और कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता है रेलवे स्टेशन, या फिर मैं सिंपली ट्रेन लिख देता हूँ, ट्रेन। अब ये आपकी रोड्स हैं, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये आपकी सप्लाई है, ये आपकी डिमांड है। और ये आपकी ट्रेन्स हैं, यहाँ पर भी एक प्राइस है, एक क्वांटिटी है, ये आपकी सप्लाई सॉरी डिमांड है, एंड दिस इज योर सप्लाई। देखो अब आपने क्या किया, ट्रेन्स को आपने दी सब्सिडी, यू आर प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू दी ऑल्टरनेटिव। ट्रेन्स को आपने सब्सिडी दी। अब सब्सिडी देने से क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब कम होती है तो सप्लाई कर्व जो है वो आउटवर्ड शिफ्ट करेगा। ये तो हमने ओ लेवल्स में पढ़ा था पहले। ये आपका सप्लाई कर्व आपका बाहर शिफ्ट हुआ S1 ड्यू टू द प्रोविजन ऑफ सब्सिडी। पहले इक्विलिब्रियम कहाँ था? दिस वाज योर इनिशियल इक्विलिब्रियम, प्राइस एंड क्वांटिटी, and this is your new equilibrium, price and quantity, Q1 P1। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि प्राइसेस रिड्यूस हो गई, कंजम्पशन जो है ट्रेन की इंक्रीज हो चुकी है फ्रॉम Q टू Q1 ड्यू टू द प्रोविजन ऑफ सब्सिडी। ये इक्विलिब्रियम 1 से इक्विलिब्रियम 2 पे ये शिफ्ट हो गया। यू विल बी एक्सप्लेनिंग दिस थ्योरेटिकली एज वेल, एंड यू विल बी रेफरिंग टू द लेबल्स दैट यू आर यूजिंग इन योर डायग्राम, जैसे फ्रॉम P टू P1, क्वांटिटी इंक्रीज फ्रॉम Q टू Q1, द इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड। अब ये देखो सप्लाई कर्व में शिफ्ट क्रिएट हुआ है और डिमांड कर्व में मूवमेंट क्रिएट हुई है। अब इससे रोड्स पे क्या इफेक्ट होगा? अब देखो मैं एक रैशनल कंज्यूमर हूँ, आई एम रियली फोकसिंग एंड वंडरिंग अबाउट मनी। तो मैं जो है अगर रोड अपनी प्राइवेट व्हीकल यूज़ करता था, फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल यूज़ करता था, अब ट्रेन की जो टिकट्स हैं वो सस्ती हो चुकी हैं, तो नाउ आई विल डेफिनेटली मूविंग टुवर्ड्स यूजिंग ट्रेन। अब मैं ट्रेन जब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ज़्यादा लोग जब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चले जाएंगे ट्रेन पे, तो ऑटोमेटिकली रोड्स की कंजप्शन जो है कम हो जाएंगी, प्राइवेट व्हीकल्स रोड पे नज़र नहीं आएंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, डिमांड में आपको इनवर्ड शिफ्ट नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि सब्सिडी दे दी थी आपने ट्रेन को, ट्रेन में डिमांड इंक्रीज हो गई है, यहाँ पर आपकी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम आ जाएगा। पहले आपका पुराना इक्विलिब्रियम ये था, which was at Q, and now your new equilibrium is Q1 at Q1, and now you can clearly see the quantity has been reduced of रोड्स की कंजप्शन कम हो रही है, ट्रेन की कंजप्शन बढ़ गई है, जिसकी वजह से अब देखो
क्वांटिटी जब कम हो रही है तो क्या गवर्नमेंट का मोटिव अचीव हो गया? यस, गवर्नमेंट को यही करना था कि दे हैड टू रिड्यूस द क्वांटिटी बैक टू द सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये तो आपका सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स, ये दो आपकी तकरीबन, इनडायरेक्ट टैक्स को समझाओगे ये एक पेज की कहानी है, एंड सब्सिडी को भी समझाओगे, इसको भी आपको तकरीबन एक पेज, आधा पेज तो डायग्राम्स बनाने में निकल जाएगा, आधा पेज की आप नीचे एक्सप्लेनेशन करोगे कि हाउ, एंड यू हैव टू रेफर टू द डायग्राम्स। सो हे यो, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर योर क्वेश्चन। यहाँ पर आपका 14 मार्क्स का कंटेंट आपका ख़त्म होता है। पहले 2 पेज में आपने नॉलेज बताई और उसके बाद के 3 पेज में यू डिड एनालिसिस। तो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग प्लस एनालिसिस, यहाँ पर आपका ये ब्रेक डाउन ख़त्म होता है, एंड नाउ यू आर लेफ्ट विद योर एवेल्यूएशन विच इज़ ऑल्सो प्रीटी ईजी। एवेल्यूएशन की बात करते हैं। देखो एवेल्यूएशन क्या होता है इकोनॉमिक्स में। एवेल्यूएशन जो है 20 मार्कर्स के, आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा, इफ़ यू आर स्टडिंग A2, अगर आप पेपर्स देखो A2 के, grade threshold check करो तो the grade threshold in A2 is very high, is much higher than the AS. Why? Because of this term evaluation. ये जो 20 मार्क के क्वेश्चन है ना, इसमें evaluation जो है आसान है, इसमें मार्क्स अचीव करना आसान है। क्यों? क्योंकि you have to just basically counter back your answer limitations and this gets you the evaluation marks. However in AS ऐसा नहीं होता था, you had to write stuff out of the box, और जो लिमिटेशंस होती थी, काउंटर बैक होता था, वो एनालिसिस में ही काउंट होता था, टू साइड एनालिसिस जिसको कहते थे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब जो आपने आंसर सारा लिखा है उसमें काउंटर कैसे करोगे? आपने पॉलिसी बताई है इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो इसकी जो है लिमिटेशंस आप बता दो। इनडायरेक्ट टैक्सेस की लिमिटेशंस क्या है? 6 मार्क की वैल्यूएशन है, 2 मार्क 3 मार्क आपको 3 मार्क के लिए आपको एक्सप्लेन करना है इनडायरेक्ट टैक्स की काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, और 3 मार्क जो है आपकी सेकंड पॉलिसी। तो ऐसा आप अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लो। क्या है डायरेक्ट टैक्सेस में? देखो सबसे पहले जो एक्सटर्नल कॉस्ट थी ना, अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट, ये आपकी एक्सटर्नल कॉस्ट थी। एग्जैक्टली इतने अमाउंट से आपने टैक्स लगाया था, यू हैड इम्पोज टैक्स बाय द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द एक्सटर्नल कॉस्ट बीइंग प्रोड्यूस। इज दिस पॉसिबल? नो, इन रियलिटी एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट मेजर करना मुश्किल है, जिसकी वजह से उतनी अमाउंट का टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते। डिटरमाइनिंग द राइट अमाउंट ऑफ टैक्स इज डिफिकल्ट। तो आप ये बात, पहला पॉइंट आप ये लिख दो कि एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, आपको एक्सटर्नल कॉस्ट मेजर करना मुश्किल है, ये बात भी आप समझाओगे। उसके बाद और क्या मसला हो सकता है? देखो ज़रूरी नहीं है टैक्स लगाने से एक गुड की कंजप्शन जो है वो डिक्रीज हो जाए। हो सकता है जितना आपने एक्सपेक्ट किया हो उतने से ना डिक्रीज हो। क्यों? मे बी दैट गुड इज प्राइस इन इलास्टिक, इलास्टिसिटी की यहाँ बात आएगी। प्राइस इन इलास्टिक, कंज्यूमर को जो है फ़र्क नहीं पड़ रहा कि उसका रोड की कंजप्शन जो है, अब वहाँ रोड कंज्यूम करने से उसको ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ रही है। ही इज़ नॉट सेंसिटिव टू द प्राइस चेंजेस, हेंस ही इज स्टिल यूजिंग द रोड। अब फॉर एग्जाम्पल जो अमीर बंदा है, 10 रुपये टैक्स पड़ा है, तो वो क्यों जो है 10 रुपये बचाने के लिए ट्रेन में जाएगा? वो ऑफिस जाता हो एंड ट्रेन में ही डजंट लाइक गोइंग इन ट्रेन, ज़्यादा टाइम लगता है उसमें, ही विल स्टिल प्रेफर यूजिंग हिज ओन कार। तो दैट कंज्यूमर इज़ प्राइस इन इलास्टिक, ये बात भी आपको एक्सप्लेन करनी है। एंड आपको, आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, इसके 2 से 3 मार्क आराम से मिल जाएंगे। बाकी और इनडायरेक्ट टैक्सेस की क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं? आई थिंक इतने इनफ हैं, और अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रहे, वैसे और भी हैं इफ़ यू लुक इनटू द नोट्स। और उसके बाद जो है लेट्स मूव टू दी सब्सिडी पॉलिसी नंबर 2। अब आप अपने सवाल को बेसिकली काउंटर बैक कर रहे हो ना, यू आर, आप नुकसान बता रहे हो, लिमिटेशंस बता रहे हो। सब्सिडी, सब्सिडी याद रहे, दिस इज सब्सिडी टू द ऑल्टरनेटिव। एक चीज़ पे आप एक ही गुड को इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दो, इट क्रिएट्स नो इफेक्ट। तो ये दिस इज सब्सिडी टू द ऑल्टरनेटिव। अब सब्सिडी की सबसे पहली लिमिटेशन जो है वो आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। आप जो है सब्सिडी दे रहे हो रेलवे सेक्टर को प्राइसेस रिड्यूस करने के लिए, ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हो सकता है आप यही पैसा किसी और चीज़ में दे सकते थे, फॉर एग्जांपल डेवलपिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर में आप ये पैसा स्पेंड कर सकती थी, गवर्नमेंट वहाँ ये एक्सपेंडिचर कर सकती थी। सो दिस अराइजेज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दूसरा मसला क्या है? दूसरा मसला भी यही है, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सब्सिडी मेजर करना मुश्किल है। एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सब्सिडी, देखो वही बात है ना,
आपको एक्सटर्नल कॉस्ट मेजर करनी है, उसके लिहाज से आप उतनी ही सब्सिडी लगाओगे ऑन दी अल्टरनेटिव गुड। तो एक्सटर्नल कॉस्ट ही जब एग्जैक्ट मेजर करना मुश्किल है, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट, तो फिर ज़ाहिर सी बात है उसी अमाउंट की सब्सिडी कैलकुलेट करना भी मुश्किल है। यू विल बी ऑल्सो एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट। तो ये आपके इन टोटल कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4, और एक पॉइंट को आप सही से एक्सप्लेन करोगे तो आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। और सब्सिडी की क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि सब्सिडी जो है वो कैसे क्रिएट करेगी इम्पैक्ट ऑन दी गुड। सब्सिडी आपने दे तो दी ट्रेन्स को, लेकिन क्या वो इम्पैक्ट लेके आ रही है ट्रेन्स पे, सॉरी रोड्स पे? इज इट नेसेसरी? नो। ये भी आप काउंटर आर्ग्यूमेंट में लिख सकते हो कि हो सकता है वो सब्सिडी सब्सिडी जो है ट्रेन सेक्टर जो है, रेलवे सेक्टर वो सही से यूटिलाइज ही नहीं करी, प्राइसेस इतनी से कम नहीं हुई, जिसकी वजह से डिमांड फॉर रोड्स विल नॉट डिक्रीज बाय द डिजायर्ड अमाउंट। तो ये बात भी आप लिख सकते हो। एंड देन यू विल गिव योर कंक्लूजन, योर क्लोजिंग स्टेटमेंट के लिए वापस हम सवाल पे पढ़ने जाते हैं, क्या लिखा हुआ है। Evaluate with the help of diagram two policies that the government may introduce to reduce the problem of allocative inefficiency caused by traffic congestion. तो आप बताओगे yes, we have explained the two policies above. This way the allocative inefficiency could be solved. However, these are the points which needs to be considered while implementing those policies. वो points क्या हैं? वो यही points हैं जो आपने evaluation में लिखी है। And this closes your 20 marker question। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ ख़त्म होता है, जो कि बहुत आसान था, बहुत बेसिक था। अगर आप मार्केट फेलियर पढ़ के गए हुए हो तो यही आप हर मार्केट फेलियर का आंसर तकरीबन मिलता जुलता होता है, सेम होता है, बड़ा स्टैंडर्डाइज्ड आंसर होता है। एंड अगर मैं होता ये एग्जाम में, डेफिनेटली आई वुड बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3, which is the second question of microeconomics. The average wage of chief executive in large company in a country is over 100 times greater than the average wage of their employees. Assess how economic theory can account for this variation in average wages. सही, लेबर मार्केट का आपका सवाल है। चीफ एग्जीक्यूटिव्स मतलब सीईओ ऑफ द कंपनी एंड एवरेज वेज ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ की कोई एग्जांपल ले सकते हैं। बहुत एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी में, जैसे जूनियर अकाउंटेंट्स ले लें फॉर एग्जांपल, ये आपके एम्प्लॉयज़ में काउंट होते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल क्लीनर भी तो आपके एम्प्लॉयज़ ही होते हैं ना, वर्कर्स इन योर कंपनी। तो दे आर मतलब सीईओ के अलावा बाकी जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में बात हो रही है। Assess how economic theory can account for this variation in average wages। अब वो बेसिकली पूछना चाह रहा है कि इन दो कैटेगरीज के लोगों में वेजेस में ये डिफरेंस क्यों होता है। तो आपको पूरे 20 मार्कर में आपको ये वेजेस के डिफरेंसेस एक्सप्लेन करने हैं। तो अब ये इकोनॉमिक थ्योरी की जो बात कर रहा है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक थ्योरी की जो बात कर रहा है, इसने इस बार वर्ड चेंज कर दिया है कंफ्यूज करने के लिए। इकोनॉमिक थ्योरी से उसका मतलब वही है विच इज़ एमआरपी थ्योरी, जो कि लेबर मार्केट की सबसे बेसिक, जो जिस पे पूरी थ्योरी रिलाई करती है, वो एमआरपी थ्योरी है। विद दैट सेड, यू हैव टू स्टार्ट योर क्वेश्चन बाय डिफाइनिंग एमआरपी थ्योरी। एमआरपी थ्योरी से आपने अपना क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, ऑब्वियसली टू गेट द नॉलेज मार्क्स। अब एमआरपी थ्योरी क्या होता है, उसमें काफ़ी कंपोनेंट्स आते हैं। पहला कंपोनेंट जो है ना आपका एमआरपी थ्योरी का है, वो है एमपीपी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, एंड देन यू हैव द टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, एंड देन यू हैव एमआर, मार्जिनल रेवेन्यू, एंड देन फाइनली यू हैव एमआरपी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। एक एक लाइन में सारी डिफाइन हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या है, इट इज़ द एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द एडिशनल वर्कर एम्प्लॉयड। और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट क्या है, दिस इज़ द एडिशनल रेवेन्यू प्रोड्यूस्ड बाय द एडिशनल वर्कर एम्प्लॉयड। तो अब इनके ग्राफ्स भी बना लेंगे, छोटे छोटे से ग्राफ्स। ये फॉर एग्जांपल एमआरपी का ये ग्राफ है। एमआरपी यहाँ पर अब प्राइस नहीं आएगा, ये आपका वेज होगा, तो ये होगा क्वांटिटी ऑफ लेबर। और एमपीपी जो है, यहाँ एक मिनट, यहाँ अभी वेज नहीं आएगा। एमपीपी की जब हम बात कर रहे हैं, तो दिस इज़ द फिजिकल प्रोडक्ट विच योर एम्प्लॉय इज़ मेकिंग।
ये आपका एमपीपी का कर्व हो जाएगा। ये जो है हर एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी है और ये नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए बिकॉज एज्यूमिंग दैट द कैपिटल यू आर यूजिंग इज कांस्टेंट। हर एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी है वो फॉल होती रहती है। फॉर एग्जांपल पहला यूनिट या पहला जो एम्प्लॉय है वो एक रेस्टोरेंट का बिजनेस ले लें, आप एक किचन ले लें फॉर एग्जांपल, अगर वो ओवन इस्तेमाल कर रहा है तो पहला एम्प्लॉय जो है वो 100 पीसेस बना पाएगा। और आप एक ही ओवन रखते हो, फिर आप दो एम्प्लॉयज़ हायर कर लेते हो, तो दूसरा जो है वो एग्जैक्टली उतना प्रोडक्टिव नहीं होगा, 100 नहीं बनाएगा, वो 80 बनाएगा, 50 बनाएगा। एंड दैट्स हाउ दे कीप फॉलिंग। और नेगेटिव में भी जा सकता है एमपीपी, जब एक ही ओवन रखा हुआ है एंड नाउ यू हैव 10 वर्कर्स एंड दे विल स्टार्ट फाइटिंग ऑन हु विल बेक द पिज़्ज़ा, कैसे काम डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो दिस विल क्रिएट नेगेटिविटी इन योर बिजनेस और आपका हो सकता है प्रोडक्टिविटी 500 पिज़्ज़ाज थी, अब जो है बढ़ने के बजाय ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रख लिए, बढ़ने के बजाय कम हो जाए। नाउ यू आर ओनली एबल टू मेक 400 बिकॉज ऑफ द क्लैशेस बिटवीन द एम्प्लॉयज़। तो ये एक छोटा-सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ, वैसे तो आपको कंटेंट याद होना चाहिए व्हेन यू आर राइटिंग दीज़ क्वेश्चंस बिफोर अटेम्प्टिंग दीज़ क्वेश्चंस। फिर उसके बाद टोटल फिजिकल प्रोडक्ट का ग्राफ बन जाएगा जो कि ऐसे होगा, जहाँ पर आपकी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो रही है, यहाँ पर टोटल प्रोडक्टिविटी मैक्स होगी, मार्जिनल जहाँ ज़ीरो है वहाँ पर टोटल मैक्स होगी, कीपिंग दिस इन माइंड। फिर उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट की बात आती है। अच्छा, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, हाउ इज़ इट कैलकुलेटेड? इट इज़ कैलकुलेटेड बाय मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, मतलब वर्कर की प्रोडक्टिविटी, द आउटपुट द वर्कर इज प्रोड्यूसिंग, मल्टीप्लाई बाय द मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? बेसिकली द प्राइस। फॉर एग्जांपल एक वर्कर जो है वो 10 यूनिट बना पा रहा है और किस प्राइस पे? 10 रुपए की प्राइस पे। तो वो वर्कर कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है कंपनी को? 100 रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है कंपनी को। एंड दिस इज द फैक्टर दैट फर्म्स लुक व्हेन दे आर हायरिंग दीज एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, कि वो कितनी प्रोडक्टिविटी कर रहा है और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस से, मतलब एमआर से। तो और उससे पता चलता है कि ये जो वर्कर्स हैं ये कितना रेवेन्यू जनरेट करके देंगे हमें, हमारी फर्म के लिए। सो हेयर आई थिंक आपकी एमआरपी थ्योरी की एक्सप्लेनेशन होती है ख़त्म। दिस वुड बी मे बी इट विल टेक 1 पेज ऑफ योर आंसर शीट, एज्यूमिंग यू आर राइटिंग 7 to 8 लाइन्स पर वर्ड। और फिर उसके बाद नाउ यू विल बी गोइंग टू द क्वेश्चन। ये आपने बेस सेट की, अपने क्वेश्चन की, अपने आंसर की, एंड नाउ यू विल बी एक्चुअली आंसरिंग द क्वेश्चन कि वेजेस में फ़र्क कैसे आती है। तो वेजेस में डिफरेंसेस कैसे आते हैं, उससे पहले तो हमें ये समझना होगा और समझाना होगा एग्जामिनर को कि वेजेस डिटरमाइन कैसे होती हैं। तो उसका सिंपल जो है हम ग्राफ बना लेते हैं। एंड या रिमेंबर यू हैव टू मेक ग्राफ्स। ये मेरी इंडस्ट्री ये मेरी इंडस्ट्री के ग्राफ्स हैं। ये मेरा इंडस्ट्री का एक ग्राफ बना हुआ है यहाँ पर। दिस इज द सप्लाई ऑफ लेबर एंड दिस इज द डिमांड ऑफ लेबर। यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड वेयर द सप्लाई meets demand, at this point wages are determined. This is your wage. Remember, this is not price, now this is wage, because the price of your labor is actually the wage which you have to pay them. ये आपकी क्वांटिटी ऑफ लेबर है। ये तो हो गई इंडस्ट्री की ओवरऑल डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, और उस लेबर में सीईओ भी आता है। सीईओ का भी इंडस्ट्री में ऐसी ही डिमांड एंड सप्लाई कंस्ट्रक्ट होगा, और एक जूनियर अकाउंटेंट का भी डिमांड एंड सप्लाई का ऐसे ही कंस्ट्रक्ट होगा विद डिफरेंट नंबर्स। अब एक सिंगल फर्म पे क्या इम्पैक्ट है इनका, सिंगल फर्म इसको कैसे इनटेक करती है। ये सिंगल फर्म को मैंने बनाया है यहाँ पर, क्वांटिटी ऑफ लेबर, द वेज। अच्छा, यहाँ पर हमने ऊपर बात की थी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट होता है। इसका ग्राफ बेसिकली ये अब हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। अगर मैं इसी ग्राफ के अंदर ये बना देता ना एमआरपी, मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। ये पहले ही ग्राफ के अंदर ये आपका एमपीपी है, एंड दिस इज योर एमपीपी, एंड नाउ यू आर मल्टीप्लाइंग दिस बाय योर एमआर। तो इससे क्या आएगा आपका, आपको अब मिलेगा आपका जो ये कर्व है, ये जो लाइन है, अब ये अपवर्ड शिफ्ट होएगी बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर मल्टीप्लाइंग, एंड दिस न्यू लाइन इज कॉल्ड योर एमआरपी।
marginal revenue product. This is the revenue which your employee is generating for the firm. तो ये जो है यहाँ पर MRP आ जाएगा. The revenue produced by the employee determines the demand for that employee, for that labor. So this is the demand for your labor, कि वो कितना revenue produce करके देगा. And now what about the wage? इसमें wage कहाँ है? This is your wage, which is gonna be taken from the industry. यहाँ पर यही wage rate set होगा. And this is the cost of labor for the company. देखो एक एम्प्लॉय है, उसको आप मंथली $1000 दे रहे हो, वो उसकी वेज है. तो व्हाट इज दिस वेज फॉर द कंपनी? यहाँ पर आप सिंगल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं. दैट $1000 इज द कॉस्ट ऑफ द कंपनी, एंड मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो बेसिकली सप्लाई होती है कंपनी की. रिमेंबर, नाउ यू हैव चेंज योर पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ यू आर लुकिंग फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू. कंपनीज मतलब फर्म्स. इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री में टोटल की बात हो रही है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेजेस हैं वो कैसे डिटरमाइन हो रही हैं? सप्लाई एंड डिमांड फॉर द लेबर. और डिमांड जो है वो कैसे डिटरमाइन हो रही है? MRP ऑफ लेबर. और सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगी वो हम आगे जाके बात करेंगे. देखें, सप्लाई एंड दिस सप्लाई इज नॉट सेम. दिस इज द सप्लाई ऑफ द लेबर and this is the supply of the company, of the firm. So these are two different things. We are talking about the supply of the labor and the demand of the labor, or demand of the labor is determined by the MRP of the labor. So these two things are interlinked, but these two things are different. This is basically equals to MRP. अब नाव नीचे हम जाके बात करेंगे कि ये डिमांड और सप्लाई कैसे जो है इक्वल्स होती हैं वेजेस के, और ये कैसे जो है दोनों अलग अलग टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज जैसे CEO और अकाउंटेंट में कैसे डिफरेंस लेके आती हैं ये वेजेस. अच्छा, अब हम बताएंगे कि MRP में जो डिफरेंसेस हैं, MRP में जो चेंजेस हैं, इससे वेजेस कैसे अलग अलग हो सकती हैं. तो पहले तो हम यहाँ पर नीचे जाते हैं. MRP का ज़रा अपने सामने फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि क्या क्या चेंजेस इम्पैक्ट करेंगी MRP को. MRP इक्वल्स टू MPP, marginal physical product, multiply by the MR. अच्छा, MPP क्या है? The output, additional output produced by the additional worker, right? तो जो additional output produce कर रहा है, क्या इसको हम दूसरी ज़बान में productivity बोल सकते हैं? जी बिल्कुल. एडिशनल आउटपुट जो प्रोड्यूस कर रहा है और प्रोडक्टिविटी हुई वो वर्कर की. तो अब देखो, ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं. इन दोनों चीज़ों के इंक्रीज से MRP जो है वो इंक्रीज होगा, और MRP इंक्रीज होने से डेफिनेटली वेजेस इंक्रीज होंगी. जब आप when you are producing more revenue for the firms will pay you higher wages and they will have to pay you. अब यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं एक CEO का और एक नॉर्मल वर्कर का, जो क्लीनर हो सकता है कंपनी का, एक जूनियर अकाउंटेंट हो सकता है कंपनी का, सेल्स स्टाफ हो सकता है. अच्छा, एक यहाँ पर एक बात बोले, हम प्रोडक्टिविटी तो हम कंपेयर कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट द MR? अगर मैं फॉर एग्जांपल लेबर की बात करता है, जो किचन में कोई शेफ़ है या फिर पिज़्ज़ा बेक कर रहा है कोई किचन में, रेस्टोरेंट है उनका पिज़्ज़ा का, तो उनका जो है हम MRP आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. प्रोडक्टिविटी के वो कितने पिज़्ज़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं, और MR मतलब एक पिज़्ज़ा कितने का रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल एक पिज़्ज़ा 100 का है और प्रोडक्टिविटी वो वर्कर 1000 पिज़्ज़ा बना रहा है, तो 1000 इंटू 100, इससे आपका MRP निकल सकता है. बट क्या CEO का MR मार्जिनल रेवेन्यू हमें पता है? क्या हम मार्जिनल रेवेन्यू प्लेस कर सकते हैं, प्राइस प्लेस कर सकते हैं एक CEO के लिए? नो, वी कांट. मतलब अब वो प्रोडक्टिविटी कर भी रहा है, आप उसको किस प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे? तो ये वाली जो बात है ना, यू विल बी राइटिंग दिस इन एवेल्युएशन. ये एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है इसका. अच्छा, लेट्स मूव बैक टू आवर टॉपिक. हम बात कर रहे थे प्रोडक्टिविटी ऑफ CEO. अच्छा, एक CEO है, CEO की जो MPP है would be greater than the MPP of a junior accountant. Why? ये अब आपको एक्सप्लेन करना है.
अच्छा ये मुझे एक बात बताओ, सीईओ है हु कंट्रीब्यूट्स मोर इन इन द कंपनी, हु कंट्रीब्यूट्स मोर टुवर्ड्स द कंपनी, द सीईओ ऑफ द कंपनी और द जूनियर अकाउंटेंट या फिर क्लीनर, द अदर टाइप्स ऑफ वर्कर्स? नो, ऑफ कोर्स द सीईओ। हाउ? अब देखो सीईओ है, ही हैज बिग डिसीजन पावर, ही इज मैनेजिंग the company, he has to decide what policies he has to follow, he has to take a good control on the employees, ही इज डीलिंग विद द मैनेजर्स। एक सीईओ है जो है वो खाली एक बॉस नहीं होता है, वो एक टॉप लेवल का बंदा नहीं होता है कि वो बस टॉप कुर्सी पे बैठ गया है और उसको सैलरी मिलेगी। नो, ही हैज़ टू डायरेक्ट द कंपनी, ही हैज़ टू मैनेज द मैनेजर्स। तो ये सारे जो काम आते हैं ये सीईओ के अंडर आते हैं, और हेंस ही इज कंट्रीब्यूटिंग मोर टू द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, टू द सक्सेस ऑफ द कंपनी। ये बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये आपको लिखनी है, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस। 2 से 3 लाइन लगेंगी बात एक्सप्लेन करने में। So when the CEO is contributing more, when the CEO is contributing more towards what? Towards the success, towards the profit of the company, उसकी MPP जो है वो increase होगी। MPP increase होने से क्या होगा? वापस फॉर्मूले में जाते हैं। When your MPP is going to be increased, your MRP will increase, which will increase the wages, which will result in higher wages. Whereas if we compare this to the regular junior accountant, जूनियर अकाउंटेंट भी देखो प्रोडक्टिव है, ऐसा नहीं है वो फारिग बैठा हुआ है, ही इज ऑल्सो वर्किंग, बट वो डायरेक्टली कंपनी के प्रॉफिट्स, कंपनी के सक्सेस में इतना कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। एक क्लीनर कंपनी का एक कंपनी के प्रॉफिट्स में इतना कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। सो देयर प्रोडक्टिविटी वुड बी, ऑफ कोर्स दे वुड बी प्रोडक्टिविटी, बट लेस देन द CEO of the company. Hence, they will be also paid less, lower wages, lower wage than the CEO. क्यों? क्योंकि इनका MRP कम है, they are making less revenue for the company as compared to the CEO. The CEO is making more revenue for the company than the regular employees such as junior accountants or the cleaner. तो एक explanation तो आपकी ये हो गई कि कैसे जो है MRP जो है वो MPP जो है प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है, दिस विल इंक्रीज द MRP, एंड हाउ MRP will lead to higher wages of CEO and lower wages of all other employees, the average lower wages. तो ये तो आपकी डिमांड साइड एक्सप्लेनेशन हो गई। MRP साइड ये आपकी एक साइड की एक्सप्लेनेशन होगी, एंड नाउ यू विल बी डेफिनेटली एक्सप्लेनिंग द सप्लाई साइड, कि सप्लाई कैसे एक CEO और जूनियर अकाउंटेंट की अलग हो सकती है जिससे वेजेस उनकी अलग होंगी। टॉकिंग अबाउट द सप्लाई, यहाँ पे मैं सप्लाई लिखता हूँ। Supply of what? Supply of labor, not the firm. Supply of labor of CEO and the जो हमने दूसरी एम्प्लॉय की एग्जांपल ली थी, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट। तो यहाँ पर तो पहले मैं लिखता हूँ CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी। इस इसकी वेजेस को, इसकी सप्लाई को क्या होगा? अच्छा आप ये बताओ कि CEO जो है, क्या CEO बनना आसान है? नो, राइट। CEO की जो सप्लाई है इट वुड बी लिमिटेड, स्केर्स है। CEO एक स्केर्स चीज में काउंट होगा, एंड द सप्लाई वुड बी लिमिटेड। इफ द सप्लाई इज लिमिटेड, हेंस ये जो मैं एरो बना रहा हूँ आप इसको वर्ड्स में लिख रहे होगे, हेंस द सप्लाई वुड बी inelastic supply of CEO. अब why is this supply inelastic? ये आपको एग्जामिनर को एक्सप्लेन करना है कि भाई लिमिटेड क्यों है, CEO लिमिटेड क्यों है, इनकी सप्लाई इनलास्टिक क्यों है। इसकी आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करोगे। क्या एक्सप्लेनेशन करोगे? कि भाई CEO है वो बनना जो है इट्स नॉट ईजी, इट्स डिफिकल्ट। कैसे डिफिकल्ट है? इट रिक्वायर्स स्किल्स, स्किल्स इट रिक्वायर्स एक्सपीरियंस, इट रिक्वायर्स ट्रेनिंग, टाइम। ये सारे फैक्टर्स हैं, ट्रेनिंग, टाइम, ये सारे फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। और अगर ये सब ज़्यादा चाहिए, स्किल्स ज़्यादा चाहिए, एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए, आपको जो है वो क्वालिफिकेशन ज़्यादा चाहिए, ट्रेनिंग ज़्यादा चाहिए, टाइम ज़्यादा चाहिए, इन सारी चीज़ों के इंक्रीज होने से एक वर्कर जो है वो उसकी सप्लाई इन इलास्टिक हो जाती है, और इन इलास्टिक इन सारी चीज़ों की वजह से उस वर्कर की जो सप्लाई है वो लिमिटेड भी होती है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड जो आपका जूनियर अकाउंटेंट है,
Yeah, it is difficult to become an accountant, but not as difficult as to become a CEO. तो आपको जो है स्किल्स चाहिए बट नॉट एज मच एज जो सीईओ में चाहिए होंगे, फॉर एग्जांपल लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड मैनेजेरियल क्वालिटीज़। ये सब एक जूनियर अकाउंटेंट को नहीं चाहिए। वो एक 4 साल की डिग्री करेगा एंड ही कैन बिकम ए जूनियर अकाउंटेंट। उसका एक्सपीरियंस उसको इतना नहीं चाहिए होगा, 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस। वेर एज सीईओ को 10 साल 20 साल 30 साल का भी एक्सपीरियंस चाहिए होता है अपनी कंपनी में अच्छी परफॉर्म करने के लिए। और टाइम जो है जूनियर अकाउंटेंट को इतना टाइम नहीं लगता एक अकाउंटेंट बनने में। मतलब आफ्टर ही इज डन विद हिज 12th वो 4 साल की डिग्री करेगा एंड देन ही इज रेडी टू बिकम एन अकाउंटेंट। वेर एज द सीईओ एक ऐसी पोजीशन है जो कि डायरेक्टली किसी पढ़ाई से सीईओ नहीं बन जाते हैं। इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस एंड इट टेक्स ईयर्स टू बिकम अ सीईओ। सो ये जो मैंने सारी बात बोली, यू विल हैव टू राइट इट एंड यू विल हैव टू राइट इट विद एन एग्जाम्पल। अगर आप एग्जाम्पल ले लो, एक क्लीनर की एग्जांपल ले लो। मैं क्लीनर की एग्जांपल ले इसलिए नहीं रहा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना अनरिलेटेड हैं दोनों चीज़ें, सीईओ और क्लीनर। तो इसलिए मैं बार बार ना जूनियर अकाउंटेंट ले रहा हूँ। मतलब थोड़े बहुत ही रिलेटेड है जूनियर अकाउंटेंट और सीईओ। अगर जूनियर अकाउंटेंट जो है उसको सीईओ से स्किल्स कम चाहिए, एक्सपीरियंस कम चाहिए, ट्रेनिंग सीईओ से कम चाहिए, टाइम कम चाहिए सीईओ से, तो क्या वो इनइलास्टिक होगा? नो, इट वुड बी इलास्टिक। The supply of junior accountants would be elastic, hence, it means that the supply of these accountants would be abundant. Abundant. ये इतने स्केयर्स नहीं होंगे एज कम्पेयर टू द सीईओ। अब इनके वेजेस में कैसे फ़र्क आएगा? बिकॉज रिमेंबर यू हैव टू कीप इन माइंड कि सवाल ने क्या बोला है कि सीईओ की वेजेस जो हैं वो नॉर्मल एम्प्लॉय से 100 टाइम्स ज़्यादा हैं। एंड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर आंसर, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग प्लस एनालिसिस, यू आर एग्रीइंग विद द क्वेश्चन। तो कैसे आप इसको वेजेस की कैसे आप बात समझाओगे? नाउ यू विल ड्रॉ अ डायग्राम। ये आपका वेज, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ लेबर। वेज जो है आपने पूरा लिखना है, WAGE। अब मैं बात करता हूँ डिमांड फॉर दिस लेबर। डिमांड फॉर लेबर, यहाँ पर जो है मैं एक सप्लाई कर्व बनाऊंगा, एक नहीं बल्कि दो बनाऊंगा। और ये सप्लाई कर्व किसके होंगे? एक सप्लाई कर्व होगा सीईओ का, और सीईओ की हमने ऊपर पूरी बात एक्सप्लेन की होगी कि सीईओ का सप्लाई कर्व जो है, सीईओ इन इलास्टिक है तो उसका सप्लाई कर्व भी इन इलास्टिक होगा बिकॉज इट इज स्केयर्स। ये मेरा सप्लाई ऑफ सीईओ। और जूनियर अकाउंटेंट जो है या एक क्लीनर जो है वो अबंडेंट में होगा, उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी, हेंस इट वुड बी इलास्टिक सप्लाई। तो उसका सप्लाई कर्व ऐसा बनेगा। एग्री? ये सप्लाई कर्व ऑफ अकाउंटेंट हो गया। अब आप देखो वेजेस क्लियरली नज़र आ रहा है कि किसकी वेजेस ज़्यादा है और किसकी कम है। ये देखो, इन इलास्टिक सप्लाई में वेजेस जो हैं वो ज़्यादा है, और इलास्टिक सप्लाई जो है यहाँ पर देखो वेजेस जो हैं वो सीईओ से कम है। तो ये डिफरेंस इन वेजेस भी आपको समझ में आ गया। एंड देन यू विल बी एक्सप्लेनिंग इन योर इंग्लिश वर्ड्स कि हाउ वेजेस आर हायर in for the CEO and how wages are lower for the accountant because of their different supply elasticities. तो यहाँ पर तो आपकी सप्लाई की बात ख़त्म होती है। यू हैव एक्सप्लेन्ड टू components of how of demand and supply and how they would be affecting the wage rates of a CEO and of the regular employees. तो ये तकरीबन आपके आई थिंक 2 पेज लगेंगे ये सारी बातें लिखने में। एक पेज में जो आप ये सारी MRP की सारी एक्सप्लेनेशन करोगे, और दूसरे पेज में आप सप्लाई की सारी सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से सारी एक्सप्लेनेशन करोगे। सो इट वुड टेक मे बी 1.5 or 2 pages of your answer sheet. Moving on, concluding your analysis, एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो अपने एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फॉर 14 मार्क्स का एनालिसिस होता है, राइट? या आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो जिसको हम बोलेंगे लेबर मार्केट्स। एक मिनट, लेट मी चेंज दिस पेन। लेबर मार्केट्स of these employees। क्या मतलब?
जनरली ए लेवल के कोर्स में हमने क्या पढ़ा है कि एक परफेक्टली कंपैरेटिव लेबर मार्केट होती है, पीसीएलएम, परफेक्टली कंपैरेटिव लेबर मार्केट, वेयर एज जो दूसरी मार्केट होती है वो होती है इम्परफेक्ट लेबर मार्केट, जिसके अंदर जो एक मेजर सबसे बड़ी इम्परफेक्ट लेबर मार्केट जो है वो है एक मोनोपोली लेबर मार्केट। तो अब इनका इन एम्प्लॉय से क्या ताल्लुक है? सीईओ और एक अकाउंटेंट या फिर एक क्लीनर, क्या इनका रिलेशन है? अब फॉर एग्जांपल सीईओ की बात करते हैं। सीईओ ये जो अपना काम करते हैं, सॉरी दे आर वर्किंग इन कंपेटिटिव मार्केट्स में ये दे आर आल्सो वर्किंग इन इंटरनेशनल मार्केट्स, राइट? कहने का मकसद ये है कि दे आर वाइडली रिकॉग्नाइजेबल। सही है, ये जो ये काम कर रहे हैं उनकी मेहनत का इनको पूरा पैसा मिलता है इन फॉर्म ऑफ वेजेस। चाहे वो लोकल मार्केट हो, लोकल मार्केट में भी क्योंकि सीईओ इट्स अ बिग पोस्ट, और हम सवाल में देखें, सवाल में लिखा है इन लार्ज कंपनीज। तो लार्ज कंपनीज में काम कर रहे हैं, कंपेटिटिव मार्केट्स हैं ये सारी। फॉर एग्जांपल आप सीईओ ले लें किसी भी कंपनी का, एक बिस्किट की कंपनी का, केक की कंपनी का, ड्रिंक्स की कंपनी का, इन सब की जो कंपनीज के सीईओ हैं, एक लोकल मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में, इनसाइड द कंट्री दे आर कंपेटिटिव एंड दे आर रिसीविंग द फुल वेज। जो उनकी मेहनत का पैसा है उनको पूरे तरीके से मिलता है। इवन इफ दे आर वर्किंग इन इंटरनेशनल मार्केट्स, यहाँ के जो वर्कर्स हैं, यहाँ के जो सीईओज हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी काम करते हैं। दे हैव वाइड रिकॉग्निशन और दे हैव नो चांस ऑफ बीइंग पेड लेस, very less chance of being paid less because of their experience, because of their power। एक अगर हम इसको दूसरी शक्ल दें तो this all makes them powerful as well, right? they can negotiate their wages, ज़्यादा wages पे काम करेंगे, competitive हैं, international market में काम करते हैं, they have experience, they have high qualification, and yeah, hence they have less chance of being paid less। whereas on the जो दूसरी साइड जो है, अकाउंटेंट्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट्स जो हैं, जूनियर अकाउंटेंट की बात करते हैं, अगर तो ये इनएक्सपीरियंस्ड हैं, ये ट्रेनीज हैं, दे विल बी वर्किंग इन द मोनोपोली लेबर मार्केट। फॉर एग्जांपल देखो, जो अबंडेंट सप्लाई होती है ना, फिर वो ज़्यादातर मोनोपोली में काम कर रही थी। अब मोनोपोली क्या है, ये आपको डिफाइन करना है कि एक ही एम्प्लॉयर है और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो एक ही एम्प्लॉयर, वन डोमिनेंट फर्म इज एम्प्लॉइंग अ लॉट ऑफ वर्कर्स, जिसके अंदर जूनियर अकाउंटेंट्स आते हैं, दूसरे सेल्स स्टाफ आता है। इसमें अच्छी एग्जाम्पल होगी वर्कर्स की। अब वर्कर्स जो है वो लो स्किल्ड स्टाफ है, लो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं मोनोपलीज कह रहा हूँ, जो मोनोपोलिस्ट हैं, दे हैव द पावर टू एक्सप्लॉइट दीज वर्कर्स एंड पे लेस, पे लोअर वेजेस। अब यहाँ पर वो लोअर वेजेस कैसे पे करते हैं, उसका पूरा ग्राफ बनता है मोनोपोली का, मोनोपोली लेबर मार्केट का, बट यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन दैट ग्राफ बिकॉज ऊपर ऑलरेडी मेन जो बातें हैं आप ग्राफ से समझा चुके हो। हमें ये नहीं एक्सप्लेन करना कि मोनोपोली कैसे कम पैसे पे करता है, वेजेस कैसे कम पे करता है एम्प्लॉयज़ को। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ग्राफ से हमें ये एक्सप्लेन करना है कि वेजेस के डिफरेंसेस एक सीईओ में और बाकी एम्प्लॉयज़ में क्यों आते हैं। सो दैट्स व्हाई वी डोंट नीड टू मेक द ग्राफ ऑफ दिस मोनोपोलिस्ट एग्जांपल। तो ये आप मोनोपोली की बात करोगे, मोनोपोली लेबर मार्केट एंड दी परफेक्टली कंपेटिटिव लेबर मार्केट इन विच सीईओज आर वर्किंग। सीईओज जो काम करेंगे उनको पूरा पैसा मिलेगा, उनको जो है बहुत कम चार्ज में उनको कम पैसे दिए जाएं। वेयर एज जो अबंडेंट सप्लाई में हैं, लोअर स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनको मोनोपोली जो है एक्सप्लॉइट करती है, कम क्वांटिटी ऑफ लेबर वो एम्प्लॉय करते हैं एंड वेजेस भी जो है उनको कम देते हैं। तो यहाँ पर आपका एनालिसिस होता है ख़त्म। Now you will start your evaluation. Evaluation जब आप स्टार्ट कर रहे हो, ये तकरीबन आपके ऊपर जो हमने कंटेंट लिखा है मेरे ख्याल से 4 से 5 पेज का होगा। And now when you are writing evaluation, keep in mind कि evaluation means you are countering your answer। जो सवाल से आप पहले एग्री किया था अपने पूरे 14 मार्क्स, and now you have to disagree the questions for the rest of your 6 marks। तो how will you disagree? वापस जाते हैं, ऊपर सवाल पढ़ते हैं, ऊपर सवाल क्या था। The average wage of CEO in large company in a country is over 100 times greater than the average wage of their employees. Assess how economic theory can account for this variation in average wages।
तो अभी तक तो हम इसको ये बताते आए हैं कि हाउ सीईओ इज अर्निंग मोर, हाउ द सीईओ वेज इज हायर देन द अदर एम्प्लॉय। तो बेसिकली वी आर एग्रीइंग विद द क्वेश्चन। एंड नाउ जब हम डिसएग्री क्वेश्चन करेंगे तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या बताना है कि नहीं भाई, ज़रूरी नहीं है कि सीईओ जो है वो हमेशा 100 टाइम्स ही ज़्यादा कमा रहा हो। अब ये 100 टाइम्स जो है यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर एग्जैजरेट कर चुके हैं ये लोग। तो हमें बताना है नहीं, सीईओ कभी कभी कम भी कमा सकता है। ज़रूरी नहीं है सीईओ हमेशा अच्छा पैसा कमाएगा, हमेशा 100 टाइम्स ग्रेटर कमाएगा। ग्रेटर कमाएगा लेकिन इतना नहीं ग्रेटर कमाएगा 100 टाइम्स। कैसे? अब वो कैसे जो है वो आपको एक्सप्लेन करना है, एंड दिस विल गेट यू द रेस्ट 6 मार्क्स। अच्छा, इवैल्यूएशन में सबसे पहली चीज़ तो हमने लिखनी है, याद है ऊपर हमने बात की थी, ये सीईओ की प्रोडक्टिविटी मेजर करना, एमआरपी मेजर करना मुश्किल है। ये हमने इवैल्यूएशन, ये यहाँ पर हमने लिखा था कि हम ये इवैल्यूएशन में लिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है ना, आप इवैल्यूएशन में लिखोगे, पहला पॉइंट क्या लिखोगे? मेजरिंग एमआरपी, एमपीपी बल्कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ सीईओ इज डिफिकल्ट। देखो सीईओ जो है, ये कोई पिज़्ज़ा मैन थोड़ी है कि इसने 10 प्रोडक्ट बनाए, 50 प्रोडक्ट बनाए, 50 जो इसने आउटपुट प्रोड्यूस किया, एक आउटपुट जो है वो 10 रुपए का था। ऐसे तो आप इसकी प्रोडक्टिविटी को नहीं मेजर कर सकते। तो अगर आप प्रोडक्टिविटी को मेजर नहीं कर सकते, एमआर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर आप एमआरपी कैसे कैलकुलेट करोगे? दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दिस एमआरपी थ्योरी। बेसिकली एमआरपी थ्योरी की लिमिटेशन भी है और हमारे आंसर का काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है, दो चीज़ें हैं। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग evaluative point which you have to make. Measuring MPP of CEO is difficult. अब दूसरी बात क्या है कि हमने बोला है कि we have to disagree with the question। तो अब हमें ये बताना है कि सीईओ को पैसे कम कैसे मिल सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सीईओ को, जो हमने ऊपर बात की है, फेयरली उसको पैसे मिले। अगर उस रीजन में जहाँ वो काम कर रहा है ओवरऑल मोनोप्सनी की ही डोमिनेंस है, सिर्फ मोनोप्सनी ही वहाँ ऑपरेट करिए, एक मोनोप्सनिस्ट ही फर्म वहाँ पर है, तो हो सकता है कि उस मोनोप्सनिस्ट में एम्प्लॉयज़ जैसे अकाउंटेंट्स और जो क्लीनर्स हैं, उनके साथ साथ सीईओ भी लपेटे में आ जाए। तो सीईओ कैन ऑल्सो कम अंडर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ मोनोप्सनिस्ट। तो hence he'll be also paid less wages। एक ही पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही एम्प्लॉयर हो, एक ही कंपनी हो, एंड ही इज एम्प्लॉइंग सीईओज, तो वो डेफिनेटली जो है वेजेस जो है वो कम कम सीईओज होंगे और वेजेस भी कम पे की जाएंगी सीईओज को। तो ये रीज़न हो सकता है कि हाउ सीईओ वुड बी अर्निंग लेस वेजेस देन वो जो ऊपर सवाल में उसने लिखा 100 टाइम्स। तीसरी बात क्या हो सकती है कि कोई तीसरा पॉइंट बताओ कि सीईओ को कम पैसे मिल रहे हो। एक बड़ा अच्छा पॉइंट जो है, जो कि बहुत सारी चीज़ों में आप लिख सकते हो, वो है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़। डिस्क्रिमिनेशन बाहर मुल्कों में होता है, एक काले वर्कर को जो है कम पैसे मिलते हैं, बट जो सेम स्किल सेट, सेम लेवल, सेम आउटपुट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेम प्रोडक्टिविटी का वर्कर अगर गोरा हो, अ वाइट पर्सन, ही वुड बी अर्निंग मोर वेजेस दैन द ब्लैक वन। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन का एक ये तरीका है। ब्लैक एंड वाइट का आप एग्जांपल दे सकते हो। वुमेन वुमेन एंड मेन में डिस्क्रिमिनेशन होती है, उनकी वेजेस अलग अलग होती हैं, तो उसकी भी आप डिस्क्रिमिनेशन बता सकते हो। तो किसी भी एक पॉइंट की आप फॉर एग्जांपल लो और फिर उसको बताओ कि हाउ सीईओ डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कम वेजेस कमाएंगे। और चौथा क्या पॉइंट लिख सकते हो आप? लिखने आपने कोई तीन है, तीन पॉइंट एक्सप्लेन करोगे, एक पॉइंट मेंशन आइडेंटिफाई करने पे 1 मार्क है, उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन एंड लिंकिंग टू द कॉन्टेक्स्ट का दूसरा मार्क है। तो 3 पॉइंट्स विल गेट यू 6 मार्क्स। एक और फोर्थ पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, विच यू कैन राइट इज मैक्सिमम वेजेस फॉर सीईओज। अच्छा, हम ये सीईओज की बात ही कर रहे हैं, हम ये भी बात कर सकते हैं कि हाउ एम्प्लॉयज आर अर्निंग मोर, बट जितना भी एम्प्लॉयज ज़्यादा अर्न करेंगे, इट वुड बी नेवर मोर देन द सीईओ ऑफ द सेम कंपनी। तो
इसलिए हम इवैल्यूएशन में ज़्यादातर सीईओ की बात करेंगे कि उनकी वेजेस कम कैसे हो सकती हैं। तो मैक्स वेजेस फॉर सीईओ, अच्छा गवर्नमेंट जो है इंटरवेंशन करती है, मिनिमम वेजेस लगाती है टू सपोर्ट दी लो स्किल्ड वर्कर्स, जिसमें स्किल बहुत कम हो, अनएजुकेटेड वर्कर्स हो, उनको सपोर्ट करने के लिए एक मिनिमम वेज लेवल सेट करती है ताकि कंपनीज जो हैं वो उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना करें। ऑन दी सिमिलरली मैक्सिमम वेजेस भी इम्पोज हो सकती हैं फॉर दी हाई लेवल हाई स्किल्ड वर्कर्स सच एज सीईओ हो गया, और भी दूसरे हाई स्किलफुल लोग होते हैं, उनके लिए मैक्सिमम वेजेस भी सेट की जाती हैं। नॉट इन ऑल इकोनॉमीज बट इन सम कंट्रीज या दिस डज एक्सिस्ट। तो एक मैक्स वेज भी अगर आप लगा दोगे तो सीईओ जो उसका पोटेंशियल है वो उतना नहीं कमाएगा, उस पोटेंशियल से ही वुड बी अर्निंग लेस देन दैट पोटेंशियल। So yeah, this is also one of the reasons why wages could be low for the CEOs. तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। ये सवाल हमारा यहाँ ख़त्म होता है। हमने एक्सप्लेन किया, एमआरपी से हमने स्टार्ट किया, और फिर हम हाँ कंक्लूड करेंगे कि हम सवाल में अपना कंक्लूजन स्टेटमेंट देंगे कि कैसे जो है वेरिएशंस हो सकती हैं। हम बोलेंगे जी बिल्कुल वेरिएशन हो सकती हैं, और ये कहना जो है वो बिल्कुल सही नहीं है कि 100 टाइम्स ज़्यादा कमाएगा सीईओ, ही कैन बी अर्निंग लेस, ही और शी कैन बी अर्निंग लेस, एंड हाउ दे विल बी अर्निंग लेस, दीज आर द पॉइंट्स व्हिच वी हैव रिटन इन द इवैल्यूएशन। तो एक कंक्लूजन, एक या दो लाइन का कंक्लूजन दोगे टू टू इट क्रिएट्स, उसका कोई मार्क नहीं है बट इट डज क्रिएट नाइस इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर। So yeah, I think that's all for today. I hope you found this video helpful. And yeah, if you did find this video helpful, don't forget to like, subscribe this channel to get more informational videos like this. And yeah, that's all for today. If you do have questions, you can ask me down below in the comments. And I have also mentioned my contact details in the description. You can contact me. And yes, that's all. This is Yasir Ramran signing out. Take care. Allah Hafiz.